हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं ओपी गुप्ता। आज जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आज हम फिजिक्स का वो हिस्सा, आपके चैप्टर का वो हिस्सा देखने जा रहे हैं जो आज तक पिछली कक्षाओं में आपने नहीं देखा होगा। पिछली कक्षाओं में जो जितने भी आपने साइंस पढ़े उसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड होता था और वहाँ पर हमें सिर्फ आसपास की घटनाओं के बारे में जानकारी लेनी होती थी। लेकिन जैसा कि हमने बताया और बता चुके हैं कि क्लास 9 जो है वह हर कंपटीशन का आधार है। और यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है या जो कुछ भी आपके स्टैंडर्ड में जोड़ा जा रहा है वो समझिए कि पूरी तरह से कंपटीशन बेस्ड होगा। उसका मतलब कंपटीशन से है। तो साथियों, ऐसा मत समझिए कि एक तो मैथ था ही सर पे, अब ये फिजिक्स का भी मैथ सर पे आ गया। ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि बिना मैथ का, बिना मैथमेटिकल प्रॉब्लम का फिजिक्स होता ही नहीं है। यूँ कहें तो साइंस होता ही नहीं। आपको ऐसा लगता होगा कि साइंस में मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ही नहीं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम साइंस के हर भाग में है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। हर जगह आपको ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप अपने आदतों में शामिल कर लीजिए। जान लीजिए कि साइंस बगैर कैलकुलेशन का, बगैर मैथमेटिकल प्रॉब्लम का नहीं होता है। तो साथियों, आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसे घबराना नहीं है, बस सावधानीपूर्वक, धैर्यपूर्वक इसे पढ़ना है, देखना है, इसका अध्ययन करना है। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार देखना है, बार बार इसका अध्ययन करना है। तो साथियों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस प्रश्न को सॉल्यूशन ढूंढने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आपने वीडियो को देखा, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सब्सक्रिप्शन कम हुए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो का जो लिंक है, वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको तक पहुंच जाए और आपको जानकारी हो जाए कि नई क्लास की वीडियो आ चुकी है। तो साथियों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। कहता है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? लिखता है क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? और यदि विस्थापन शून्य हो तो कहता है कि इसको, यानी आप अपने उत्तर को उदाहरण के जरिए समझाइए, उदाहरण के द्वारा समझाइए कि विस्थापन शून्य कैसे होगा। तो साथियों, आपको याद होगा जब मैं दूरी और विस्थापन पढ़ा रहा था, दूरी और विस्थापन के बीच जब कंपैरिजन की बात हो रही थी, जब तुलनात्मक अध्ययन जब किए थे, तो उसके लास्ट पॉइंट हमने लिखा था कि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकती है। तो उस सिचुएशंस को आज देखेंगे कि कौन सी सिचुएशंस में विस्थापन शून्य होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें जो आंसर होगा वो मेरा एस होगा। पहला क्या होगा? हाँ। पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा? हाँ, हो सकता है। पहला क्या होगा? हाँ। कहता है एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, तो क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कब होगा? इसका कारण क्या है? कब होगा विस्थापन शून्य? कहेंगे जब किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति, बिंदु मत कहिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक हो जाए। क्या हो जाए? एक हो जाए। ये आपका कंडीशन है। कहता है किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कब? कहता है जब किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जब एक हो जाए। जैसे हमने अब कहता है कि इसके सपोर्ट में, यानी इसके जो सपोर्ट में है, इसके सपोर्ट में आपको
एक उदाहरण देना है, एक उदाहरण देना है, एक उदाहरण दे करके इसको समझाना है। तो साथियों, हम किसी वस्तु का जो मूवमेंट है, जो चलन है, वो एक वृत्तीय पथ पर लेते हैं। वृत्तीय जो पथ होता है उस पर हम लेंगे। तो वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु एक चक्कर लगाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? जाहिर सी बात है कि वो जहाँ से चला था वहीं पहुँचेगा, क्योंकि वृत्तीय पथ गोल होता है और जहाँ से शुरुआत होती है वहीं उसका अंत होता है। तो साथियों, अब हम एक उदाहरण लेंगे, एक वृत्तीय पथ का हम एक उदाहरण लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ऐसा है क्यों। साथियों, ये एक वृत्तीय पथ है, एक क्लोज वृत्तीय पथ है, एक बंद वृत्तीय पथ है। अब इस वृत्तीय पथ पर मान लिया जाए कि ए क्या है? प्रारंभिक स्थिति है। क्या है? प्रारंभिक स्थिति। किसकी? प्रारंभिक स्थिति किसकी? किसी वस्तु की। जब ए प्रारंभिक स्थिति है किसी वस्तु की और ये जब चलना प्रारंभ करती है, एक चक्कर के बाद कहाँ पहुँचेगी? फिर ए पर ही पहुँच जाएगी। तो मान लिया बी जो है, बी इसका क्या है? अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति। तो साथियों, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर जब एक चक्कर लगाएगा तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक हो जाएगी। तो जब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक हो जाए तो फिर विस्थापन क्या होगा? साथियों, हमने आपको एक सजेशन दिया था, एक सलाह दी थी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया जो वीडियो है उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में पूरी थ्योरी नहीं रहेगी तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। और ये तो अभी पहली बार स्टार्ट ही हुआ है और अगर इसमें सजग नहीं रहिएगा तो फिर ये बहुत परेशानी खड़ा कर सकता है। तो साथियों, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे उदाहरण के लिए जो हम ले रहे हैं, उदाहरण यानी एक वस्तु का वृत्तीय पथ पर, कैसा? वृत्तीय पथ पर चलन, वृत्तीय पथ पर चलन, वृत्तीय पथ पर गति। यह हम उदाहरण ले रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गति। यह हम उदाहरण ले रहे हैं कि एक वस्तु का वृत्तीय पथ पर गति, वृत्तीय पथ पर गति। तो साथियों, ये जो उदाहरण हमने लिया, तो किसी वस्तु का एक वृत्तीय पथ पर जब गति होगा और कब होगा? कहता है कि जब वस्तु एक चक्कर लगाने के बाद, वस्तु के द्वारा एक चक्कर लगाने के बाद, वस्तु के द्वारा एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो जाता है। कहता है कि इस परिस्थिति में, यानी इस स्थिति में जब वो एक चक्कर लगा ले और जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु जब एक हो जाए, तो कहते हैं कि इस परिस्थिति में, यानी इस स्थिति में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा साथियों? तय की गई दूरी क्या होगा? जैसा कि दूरी के बारे में हमने बताया कि दूरी क्या है? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई होती है।
किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई होती है। तो एक वृत्तीय पथ पर जब हम चलते हैं तो रास्ते की लंबाई क्या होगी, इसकी पूरी जो वृत्तीय पथ होगी वो होगी, यानी कहने का मतलब इसका पेरीमीटर होगा, यानी इसका जिसको कहते हैं परिधि, परिधि होगा। तो परिधि कैसे निकालते हैं, उसके सेंटर से, यानी उसका जो सेंटर होता है, उसका जो केंद्र बिंदु होता है ये आर होता है। तो आर जब परिधि जब निकालते हैं, ये आर इसका क्या है, केंद्र बिंदु है, ये आर, ये केंद्र बिंदु है, आर इसका क्या है, त्रिज्या है। जब त्रिज्या आर हो तो पूरे परिधि की लंबाई क्या होगा, परिधि की लंबाई यानी परिधि, परिधि हो जाएगी। जब परिधि की बात करेंगे तो 2 पाई आर होगी साथियों, 2 पाई आर। अगर ये मीटर में है, आर मीटर है, तो ये क्या होगा, इतना मीटर हो जाएगा परिधि। क्लियर। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, विस्थापन यानी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ये होगा विस्थापन। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन करने का मतलब हुआ कि अंतिम प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी। तो साथियों जैसा कि हमने बताया था विस्थापन के बारे में कि विस्थापन जो होता है वो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी होती है। तो जब हम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की जब बात करते हैं एक सर्कुलर पाथ पर, एक वृत्तीय पथ पर, और जब वह एक चक्कर लगा रहा होता है तो आफ्टर 1 रेवोल्यूशन वो कहाँ पहुँच जाता है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ये दोनों को दोनों सेम हो जाते हैं, और जब दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप कर जाए तो फिर उसके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, यानी जो न्यूनतम दूरी होगी वो शून्य हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो जाएगा शून्य, शून्य शून्य होगी। अब साथियों आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो पूरा हो चुका है, लेकिन चूंकि ये लाइव क्लासेस नहीं है, ये जैसे कि आप क्लास में बेंच पे बैठते हैं और हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें हम बोल के समझा दिए होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम बोलेंगे तो फिर वो नहीं जाएगा। आपको हम चाहते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए ताकि आपका जो है अगला प्रश्न जो है वो खुद से बन जाए। तो साथियों जब हम दूरी और विस्थापन के बीच जब कंपैरिजन करते हैं, दूरी और विस्थापन के बीच जब कंपैरिजन करते हैं तो 3 चीज़ें, दूरी और बीच के बीच का जो कंपैरिजन है, जो तुलना जब करते हैं उसके न्यूमरल वैल्यू को, उसके सांख्यिकी मान को, तो 3 तरह का कंडीशन उत्पन्न होता है। किसी भी संख्या मान को जब तुलना करेंगे 3 तरह का कंडीशन उत्पन्न होगा, या तो वो संख्या बराबर होगा, या उससे बड़ा होगा, या उससे छोटा होगा। तो साथियों जब दूरी और विस्थापन के जब संख्या मान को जब हम तुलना करते हैं तो ये 3 कंडीशन उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला कंडीशन कहता है जब विस्थापन बराबर दूरी हो जाए। विस्थापन क्या हो जाए, जब विस्थापन दूरी के बराबर हो जाए। ये कब होगा, जब विस्थापन दूरी के बराबर हो जाए। ये कब होगा, विस्थापन बराबर दूरी हो जाए। तो ये होगा कब, जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा। जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करेगा तो उस कंडीशन में विस्थापन और दूरी ये दोनों एक हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब आती है दूसरी कंडीशंस। दूसरा कंडीशन कहता है जब विस्थापन क्या हो, जब विस्थापन
लेस देन हो जाए, किससे? दूरी से। कहता है जब विस्थापन दूरी से कम हो जाए, यानी विस्थापन जो है तय की गई दूरी से कम हो। ये कब होगा? इसका कंडीशन क्या हो सकता है? ये कब होगा? विस्थापन दूरी से कम हो, ये कब होगा? ये साथियों, ये होगा जब कोई वस्तु कर्व पथ पर, कर्व रास्ते पर, जब कोई वस्तु वक्र पथ पर गति करेगा। कब करेगा? वक्र पथ पर गति करेगा। जब कोई वस्तु वक्र पथ पर गति करेगा तो उस समय विस्थापन जो होगा दूरी से छोटा होगा। उस समय क्या होगा? विस्थापन दूरी से छोटा होगा। और तीसरा कंडीशन ये, पहला तो बराबर हो गया, दूसरा लेस देन हो गया, छोटा हो गया, तीसरा ये बड़ा कब होगा? तीसरा कहता है जो तीसरा कंडीशन है, जब विस्थापन ग्रेटर देन हो जाए दूरी से। साथियों, विस्थापन कभी दूरी से बड़ा हो ही नहीं सकता है। किसी भी कंडीशन में विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में सही तरीके से फिट कर लेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न और क्वेश्चन ये दोनों यहीं से क्रिएट होते हैं। कन्फ्यूज़न और क्वेश्चन ये दोनों यहीं से क्रिएट होते हैं। इसी पॉइंट्स को लेकर के तरह तरह के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो साथियों, ये बात आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर? ये संभव नहीं है। क्या है? ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। यानी विस्थापन दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। और साथियों, एक कंडीशन जिसकी चर्चा हम पर कर चुके हैं कि ये शून्य कब होगा। तो चलिए यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो चौथा रख देते हैं, जब विस्थापन शून्य हो जाए। जब विस्थापन शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो, ये कब हो? जैसा कि ऊपर ही हम लिख चुके हैं, जब किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सामान्य हो जाए, एक हो जाए, जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तब इस स्थिति में विस्थापन शून्य होगा। तब इस स्थिति में क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा। लिखेंगे जब किसी वस्तु का, जब किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो जाए, अंतिम बिंदु एक हो जाए। तो साथियों, दूरी और विस्थापन से संबंधित हमने यहाँ पर 4 कंडीशंस पढ़े। पहला, जब विस्थापन दूरी के बराबर हो, कब होगा? जब वो एक सरल रेखीय पाथ पर गति करेगा। दूसरा, जब विस्थापन दूरी से छोटा हो, ये कब होगा? जब वो कर्वीलिनियर यानी वक्र पथ पर चलेगा। तीसरा, विस्थापन बड़ा कब होगा दूरी से? तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि विस्थापन दूरी से बड़ा हो जाए। ये नहीं हो सकता है साथियों। और चौथा, विस्थापन शून्य हो, तो ये कंडीशन कहता है कि जब किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब एक हो जाए तो उस वस्तु का विस्थापन शून्य होता है। साथियों, जैसा कि आपको हम एक बात बताते हैं, आप जब स्कूल से चलते हैं, जब आप घर से चलते हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल जाते हैं, वहाँ पर 8-10 घंटे जो भी है, 8-10 घंटे नहीं, जो 3 से 4 घंटे आप वहाँ रुकते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर लौट करके आप घर आते हैं।
अगर कोई पूछे कि आप कितना दूरी तय किए आज, तो आप क्या बताएंगे? टोटल रास्तों की लंबाई बताएंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि आपका विस्थापन क्या हुआ घर आने के बाद, तो शून्य होगा, क्योंकि आप जहाँ से चले थे वहीं पर फिर पहुँच गए। तो जब अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु 1 हो जाए तो विस्थापन शून्य होता है। तो साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा? साथियों, जैसा कि विस्थापन हम जो निकालते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु तो हम ले सकते हैं। मान लीजिए किसान जो है एक वर्गाकार पाथ है, एक वर्गाकार क्या है? खेत है। एक वर्गाकार खेत है। इस वर्गाकार खेत के ऊपर वर्गाकार खेत है ABCD। मान लीजिए कि ये वर्गाकार खेत है। इस खेत ए बिंदु से किसान चलना प्रारंभ करता है, तो हम बिंदु ए को तो हम प्रारंभिक बिंदु ले लिए। ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु जब किसान चलना प्रारंभ करता है ए से, तो एक चक्कर करने का मतलब फिर ए तक आने में जो इसको समय लगता है वो 40 सेकंड का लगता है। तो हम 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना चक्कर लेगा ये निकाल लेंगे, ताकि उसकी अंतिम स्थिति पता चल जाए कि अंतिम में वो है कहाँ पर। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो साइड की जो लंबाई है, इसकी जो भुजा है वो 10 मीटर का है। क्या है? 10 मीटर का है। तो 10 मीटर भुजा वाले, है ना। तो हम साथियों इसका देखिए, किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तरह का नहीं होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हम बहुत तरीके से बना सकते हैं उसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि खेत की भुजा बराबर कितना है? 10 मीटर। यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 10 मिनट। एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड। क्या है? 40 सेकंड। 40 सेकंड। और जो समय दिया हुआ है, यानी टोटल टाइम, गिवन टाइम मतलब दिया हुआ समय क्या है? 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड। तो हम यहाँ पर निकालेंगे चक्कर की संख्या बराबर क्या होगा? वाट हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? चक्कर की संख्या, ताकि हम उस वस्तु के अंतिम स्थिति को प्राप्त कर सकें। अंतिम स्थिति उसका क्या है ये जान सकें। साथियों, जब किसान को एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लगता है, तो सबसे पहले हम एक चक्कर में उसकी दूरी क्या है ये निकाल लेंगे। तो निकालेंगे किसान के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? यानी इसका परिमाप हो जाएगा, है ना। जिसको से भुजा का परिमाण बराबर क्या होता है? भुजा का परिमाप बराबर क्या होगा? तो भुजा जो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड यानी 4 गुने भुजा। जब परिमाप की बात करेंगे 4 गुने क्या हो जाएगा? 10 मीटर, यानी 40 मीटर। अब साथियों 40 मीटर जाने में, 40 मीटर को तय करने में उसकी जो समय लग रहा है वो 40 सेकंड का लग रहा है।
तो वैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड का समय लग रहा है, तो इसे निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, इसे निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। साथियों हम क्या करते हैं कि इसको एकदम शॉर्ट में, ताकि ज़्यादा उलझन नहीं पैदा हो, एकदम शॉर्ट में हम चलते हैं। लिखेंगे 2 मिनट 20 सेकंड में किसान के द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर क्या होगा। तो एक चक्कर में जैसे टोटल टाइम कितना हो गया 140 सेकंड, और आपका एक चक्कर लगाने में कितना 40 सेकंड। तो 40 सेकंड जब इसकी हम करते हैं तो 4 तिया 12 और 40 बचे 200, यानी 3.5 चक्कर। क्या लगेगा 3.5 चक्कर। जब 3.5 चक्कर लगाएगा तो किसान की अंतिम स्थिति क्या होगी, एक चक्कर पूरा घूमेगा, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, और तीसरे चक्कर के बाद आधा चक्कर चलना पड़ेगा इसको। तो ए से बी, बी से सी, यानी जब बी से सी जाएगा यानी 2 मिनट 20 सेकंड में उसकी स्थिति सी पर होगी। साथियों जैसा कि हम जानते हैं विस्थापन जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। तो अगर इसके बीच की न्यूनतम दूरी की जब बात करें तो क्या होगा, एकदम ऐसे सेम, ये जो है आपका ये होगा, ये हो जाएगा न्यूनतम दूरी। ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी ये होगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें फिर मैथ्स में जाना पड़ेगा। मैथ्स में हम ये जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेन्यूज है इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का मदद लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC, यानी AC यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर लिखेंगे किसान 3.5 चक्कर लगाने के बाद किसान वह सी बिंदु पर रहेगा। जब सी बिंदु पर रहेगा तो ABC, जैसा कि हम देख रहे हैं ABC क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। जब ABC समकोण त्रिभुज है तो AC बराबर हो जाएगा √AB² प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है 10 मीटर, 10 मीटर का स्क्वायर प्लस 10 मीटर का स्क्वायर बराबर 100 मीटर प्लस 100 मीटर, 100 मीटर प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर इज इक्वल टू 10√2 मीटर। 10√2 मीटर, तो 10√2 मीटर यानी AC इज इक्वल टू 10√2 मीटर। तो हम लिखेंगे किसान का विस्थापन, किसान का 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन AC इज इक्वल टू 10√2 मीटर होगा। साथियों उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही शॉर्ट में हमने बनाया है। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सबसे पहले हम इसका स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालने के बाद फिर इसकी जो दूरी है मतलब 140 सेकंड में जो दूरी है वो निकाल लेंगे। साथियों जब क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा चुका है। फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि कहता है कि विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। पहला है यह शून्य नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा कभी बताया कि शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य हो सकता है। तो अगर सॉल्यूशन नंबर 3 की अगर चर्चा करते हैं
1 की, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं हो सकता है। क्या होगा? विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। हो सकता है कब? इसका कंडीशन भी मैंने बता चुका था। जब प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक हो जाए। जब एक हो जाएगा तो इस कंडीशन में विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसका सॉल्यूशन हो चुका है। कहता है विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है। मैंने कहा था नहीं, नेवर, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। मैंने कहा वो है चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में जो अंतर है साथियों, ये हम बता चुके हैं। तुलनात्मक अध्ययन जब हमने चाल और वेग का किया था तो वहीं पर ये हो चुका है, तुलनात्मक अध्ययन चाल और वेग में। तो जब यहाँ बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की, तो कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन, चाल और वेग, चाल और वेग, ये हमने पढ़ा चुके हैं। वहाँ पर हम देखिएगा कि गति के जो चाल और वेग का जो वीडियो है उसको देख करके इसका आंसर को आप पूरा कर सकते हैं। एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके लिए अनकॉन्शस होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जहाँ पर है वो उसको आप देख करके इसको क्लियर कर लेंगे। चाल और वेग में जहाँ तक अंतर की बात है तो वो चाल और वेग का जो क्लास है उसमें हो चुका है। फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल रास्तों की दूरी होती है, चाल दूरी बटे समय होता है, जहाँ वेग विस्थापन बटे समय होता है। चाल और जो वेग का जो मात्रक है वो 1 होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के परिणाम के बराबर होगा। साथियों, यहाँ पर बहुत ही डेलिकेट चीज़ को रखा गया है और इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएंगे। यहाँ पर क्या है कि देखिए, वेग का परिमाण का मतलब होता है संख्यामान और यूनिट। कहता है किस परिस्थिति में वेग का परिमाण चाल के बराबर होगा, उसकी चाल के बराबर होगा। तो जहाँ तक वेग के परिमाण की बात है और चाल की बात है, और ये जब दोनों बराबर हो तो हम उसमें भी एक कंडीशन, चाल और वेग में कंडीशन हम पढ़ाए होंगे कि चाल और वेग दोनों का परिमाण बराबर होगा। कब? जब वो सीधी रेखाओं में चलेगा, जब सरल रेखीय रेखाओं में, जब वस्तु का सरल रेखीय गति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 का जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो लिखेंगे जब कोई वस्तु सरल रेखीय, कहने का मतलब एक सरल रेखा पर, जब कोई वस्तु सरल रेखीय गति करेगा तब उसके द्वारा वेग का परिमाण, तब उसका वेग का परिमाण उसके चाल के बराबर होगा। क्योंकि उस समय क्या होगा कि जब कोई वस्तु जब सरल रेखा पर जब चलेगा, मान लिया ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए से बी की ओर जाएगा तो दूरी भी यही हो जाएगी, रास्ते की लंबाई।
और इसके बीच का जो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम जो दूरी होगी, वो भी यही हो जाएगी। इसलिए जब कोई वस्तु जब सरल रेखा पर चलता है तो उसके द्वारा तय किया गया वेग का परिमाप और चाल का परिमाप दोनों बराबर होता है। शायद क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक गाड़ी का ओडोमीटर, कहता है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताता है। साथियों, जब ओडोमीटर की बात होती है तब आपको एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि ओडोमीटर है क्या। आजकल हर किसी के पास अपनी बाइक होती है, बाइक जिसमें आप स्पीड देखते हैं, उसको आप कभी गौर से देखें कि उसमें एक चीज़ और लगी होती है, यानी उस सेक्शन में स्पीडोमीटर के साथ साथ ओडोमीटर भी लगा हुआ होता है। तो जब स्पीडोमीटर ओडोमीटर की बात होती है तो इसको हम देख लेते हैं कैसा होता है। मान लिया कि गाड़ी का एक स्टैंडर्ड जो आता है स्पीडोमीटर, गाड़ी का इस तरह से गोल गोल रहता है और इसमें एक जो है एक ग्रेजुएटेड होता है, ऐसे है ना, इस तरह से रहता है। और यहाँ पर एक जो है सुई होती है, एक सुई रहती है, ये जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे स्पीड को बताती है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को लिखा हुआ रहता है। साथियों, इसके नीचे आपने देखा होगा कि एक इस तरह का एक जो है वर्गाकार एक इस तरह का सेक्शन रहता है। इसमें आप देखते होंगे कि इसमें कुछ नंबर अंकित होते हैं और इस नंबर, ये जो नंबर जो अंकित होता है, ये नंबर हमारे द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। देखेंगे जब आप ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो इसमें जो लिखा हुआ है वो दूरी कितने किलोमीटर की है, और जब हम ट्रिप ख़त्म करते हैं तो ये किलोमीटर कितना हमने तय किया वो बताता है। तो साथियों, ये जो सेक्शन है आपके व्हीकल्स का, वो ये जो है आपका जो ग्रेजुएटेड है ये स्पीडोमीटर है, लेकिन ये जो है ये ऑडोमीटर है। तो ऑडोमीटर किसी भी बाइक का, किसी भी व्हीकल्स की, किसी भी गाड़ी का तय की गई दूरी को बताता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या बताता है, तो लिखेंगे एक गाड़ी का ओडोमीटर उसके द्वारा तय की गई दूरी बताता है। तय की गई दूरी बताता है। क्या होता है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बताता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ेगा। साथियों, जब वस्तु एक गति में होती है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ेगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में जो मार्ग की चर्चा की गई है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में की गई है, कर्वीलिनियर किया गया है। लेकिन जब बात आती है कि जब किसी वस्तु जब वस्तु एक समान गति में हो तब उसका मार्ग कैसा होगा, तो हम ये लिखेंगे कि उसका मार्ग सरल रेखीय होगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर भी एक समान चाल से चल सकता है, एक समान गति कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी जो है सन के ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये भी तो एक समान गति से है। तो साथियों, यह कहना उचित नहीं होगा कि एक समान गति से चलने वाले का पथ, रास्ता सरल रेखीय होगा, ये भी कहना सही नहीं है। कहने का मतलब, इसका अगर सेंस को अगर हम देखें तो ये एक बहुत ब्रॉड सेंस लेता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा, यानी जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, 9th के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा है तो उसका जो गति होगा, यानी उसकी जो रास्ते की जो प्रकार होगा वो सरल रेखीय होगा। तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो रास्ता कैसा होगा? रास्ता सरल रेखीय होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगता है। साथियों, आप रेडियो देखते हैं, आपके पास मोबाइल है, ये सब देखते हैं, ये सारी चीज़ें किससे चलती हैं?
ये सारी चीज़ें सिग्नल से चलती है। सिग्नल कहने का मतलब वेव जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये वेव जो तरंग जिसको कहते हैं, तो तरंग के जरिए ही हम इन्फॉर्मेशन को हम ट्रैवल करवाते हैं अंतरिक्ष में, एक जगह से दूसरे जगह बिना तार के जो हम ट्रैवल करवाते हैं इन्फॉर्मेशन को, वो तरंग के जरिए होता है। तो कहता है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान के द्वारा एक सिग्नल छोड़ा जाता है जो पृथ्वी के स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का? 5 मिनट का समय लेता है। तो कहा जाता है कि जब 5 मिनट का समय लेता है तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, ये निकालना है। जबकि कहा गया कि सिग्नल की जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। सिग्नल की चाल प्रकाश के चाल के बराबर है। तो साथ में जब सिग्नल की चाल प्रकाश के चाल के बराबर है तब हम क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है कि सिग्नल की चाल बराबर हो जाता है क्या, प्रकाश की चाल, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और समय कितना है, समय दिया हुआ है 5 सेकेंड, मतलब समय दिया हुआ 5 सेकेंड मतलब 300 सेकेंड। 300 सेकेंड इसलिए साथियों क्योंकि यहाँ पे जो चाल दिया हुआ है वो सेकेंड में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड। अब जब दूरी की बात होती है तो दूरी बराबर क्या हो जाए, दूरी यानी यहाँ पर लिखेंगे अंतरिक्ष यान पृथ्वी के स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी, अंतरिक्ष यान की दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड बराबर 900 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 8 मीटर। साथियों यहाँ पर जो दिया गया है 900 × 10⁸, ये ऐसा कभी आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा। ये जो है ना वैज्ञानिक तरीका है लिखने का। तो वैज्ञानिक तरीका हम जब हम लिखेंगे तो ये जो 2 जीरो है ना, इसको भी हम इसी पावर में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। साथियों जो अंतरिक्ष यान की जो दूरी होगी स्टेशन से वो होगा 9 × 10⁻10 मीटर, इतनी दूरी होगी उसकी। तो साथियों अब क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन पूरा हो चुका है। अब हम और आगे है, एक सेक्शन और आगे है, उसकी ओर चलेंगे और उसका सलूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथियों अभी तक हमने जो पढ़ा, जो न्यूमेरिकल्स बनाए, वो चाल और गति से संबंधित था, चाल और वेग से संबंधित था। लेकिन अब जो हम बनाएंगे ये प्रॉब्लम्स आपके एक्सेलरेशन से यानी त्वरण से संबंधित होगा। तो साथियों इस त्वरण के सेक्शन का जो न्यूमेरिकल है इसको बनाने से पहले हम आपसे त्वरण के जो 2 पार्ट होते हैं, जो 2 प्रकार होते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना चाहते हैं। साथियों त्वरण, अवत्वरण या मंदन, त्वरण, अवत्वरण या मंदन जिसको कहते हैं, यानी अवत्वरण को ही मंदन कहा जाता है। तो आप इस बात से कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे कि जब स्पीड घटती है तो उसमें अवत्वरण होता है और जब स्पीड बढ़ती है तो उसमें त्वरण होता है। लेकिन इस दोनों सिचुएशंस में आपको त्वरण ही निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि त्वरण जो होगा, अवत्वरण को अगर त्वरण के रूप में दिखाना होगा तो हम अवत्वरण में माइनस लगाएंगे तो खुद वो त्वरण के रूप में आ जाएगा। साथियों अब हम चलते हैं हमारे जो प्रश्न हैं उसकी ओर। अब इस प्रश्न की ओर अगर हम चल कर के इसकी सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। साथियों इसमें एक कहा गया क्वेश्चन और पहला जो है वो कहता है कि क्वेश्चन और पहला जो है वो कह रहा है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, एक समान त्वरण से गति में है। तो साथियों जहाँ तक सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है और उसमें सेक्शन फर्स्ट, इसमें एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण। साथियों, जब एक समान त्वरण की बात आती है तो त्वरण क्या है? त्वरण है किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। यानी प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अगर ये परिवर्तन की दर, प्रति इकाई समय में परिवर्तन की दर अगर समान हो, अगर एक जैसा हो पूरे ट्रैवलिंग में, पूरे यात्रा के दौरान, तब हम उसको एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। यानी कोई भी वस्तु एक समान त्वरण में तब कही जाएगी जब उस वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर सामान्य होगी, मतलब एक जैसा होगी, बराबर होगी, तब हम उसको, उस वस्तु को एक समान त्वरण में कहेंगे। जैसे कि कोई बस अगर चल रही है तो अगर एक समान त्वरण में होगी तो जब वो स्टार्ट करेगी तो जीरो पे होगी, लेकिन फर्स्ट मिनट 5 किलोमीटर, सेकेंड मिनट 10 किलोमीटर, थर्ड मिनट 15 किलोमीटर, 4 मिनट 20 किलोमीटर। कहने का मेरा मतलब हुआ कि हर एक मिनट में उसकी जो स्पीड जो होगी, उसकी जो वेग जो होगी, वह 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर एक इकाई समय में जब समान हो तो उसको हम एक समान त्वरण कहेंगे। अब दूसरा है वह असामान्य त्वरण में गति में है। अब है जब एक समान त्वरण की बात होगी तो अब हुआ असमान त्वरण। असमान त्वरण, जब असमान त्वरण की जब बात करते हैं तो ये होगी जब कोई गतिशील वस्तु के वेग में इकाई समय में परिवर्तन की दर असामान्य हो, बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, तब हम उसको असामान्य त्वरण कहेंगे। इसकी चर्चा, त्वरण और असामान्य त्वरण की चर्चा हमने जब त्वरण चैप्टर पढ़ाए थे, जब त्वरण टॉपिक जब हम पढ़ा रहे थे, जिसमें कि उसका हेडिंग था वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर का जो वीडियो है उसको आप अच्छी तरह देख लें। इसकी चर्चा हमने विस्तार से वहाँ की है। समान त्वरण, असमान त्वरण, इन दोनों की चर्चा हमने उस वीडियो में कर रखी है। आप उसे देखें और इससे समान और असमान त्वरण को क्लियर हो लें। अब साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से, यानी 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब हमने बताया था कि जब किसी वस्तु के वेग में या चाल में जो परिवर्तन की दर होगी उसी को हम त्वरण कहेंगे। लेकिन ये वेग में परिवर्तन की दर 2 प्रकार की होती है, या इंक्रीजिंग होगा यानी बढ़ता हुआ, या घटता हुआ। तो जब बढ़ता हुआ रहेगा तो त्वरण कहेंगे और जब घटता हुआ रहेगा तो अवत्वरण कहेंगे। लेकिन इन दोनों कंडीशन में आपको त्वरण ही निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आपको हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि जब त्वरण कहेंगे और वास्तव में अवत्वरण हो रहा है तो त्वरण के रूप में अगर उसे दिखाना है तो उसमें हम माइनस लगाएंगे। क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो कहता है ये दिया हुआ है, क्या है? दिया हुआ है कि रेलगाड़ी तो नहीं है, बस है यहाँ पे। बस का प्रारंभिक, यानी कहने का मतलब कि प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक चाल क्या हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर। और बस का अंतिम चाल ये क्या हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 km पर आवर। और समय क्या हो गया? टाइम,
जो समय दिया हुआ है वो समय है दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, और आपको त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्वरण। त्वरण इज इक्वल टू वाट। तो साथियों अब हम त्वरण की ओर चलेंगे। त्वरण क्या है, कैसे करेंगे, इसमें क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर जो अमाउंट है, इसकी यूनिट सबसे पहले हम एक जैसा कर लेंगे। समय यहाँ सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे। कुछ भी करें, लेकिन ये जो आवर है उसको सेकंड में लाना पड़ेगा। जब हम सेकंड में लाएंगे तभी हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक ही प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को जोड़ने के लिए उसके यूनिट को एक जैसा करना पड़ेगा, तभी हम जोड़ सकेंगे। तो साथियों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं पे हम इतना पहले ही हम सोच के रखेंगे कि हमको यूनिट को समान करना है, तो यहीं पर हम इसको कर लेंगे, यानी 80 किलोमीटर इंटू 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किलोमीटर को मीटर में चेंज किए, और ये हो गया आवर, यानी पर आवर जो है, तो एक आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब इसको जब हम काट छट करेंगे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 200/9 सेकेंड्स। 2 0 कैंसिल हो चुका था, ये 10 बचा हुआ है, 20 है, 20 इंटू 10 200/9 सेकेंड्स, 9 मीटर पर सेकेंड्स। अब यहाँ से जब चलते हैं 60 का, तो 60 इंटू 1000 मीटर बाई वही 3600 सेकेंड्स। इसको जब करेंगे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब करेंगे तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। 15 15 चौक 60 और 9 चौक 36, 4 से हम काटे हैं दोनों को, तो ये जब करेंगे तो ये हो जाएगा 150/9 सेकेंड्स, 150/9 मीटर पर सेकेंड्स। अब साथियों अब यहाँ पर तीनों चीज़ें जो है, यानी ये भी सेकंड में है और ये भी मीटर पर सेकंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम त्वरण की बात करेंगे। तो जब त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण इज इक्वल टू क्या होगा, त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन, या यहाँ पर चाल दिया हो तो चाल में परिवर्तन। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो चाल यहाँ पर जो लिखा हुआ है चाल, हम इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देने की बात है। क्या चाल सदिश राशि है? अगर सदिश राशि नहीं है तो फिर हम त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, पहले बता दीजिए। यहाँ पर जो चाल लिखा हुआ है वास्तव में वेग है, इसको चाल नहीं समझेंगे, ये क्या है, वेग है, और वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है। तो साथियों ये सब ये जो मिस्टेक है बहुत माइनर मिस्टेक है, हम ये सब चलते रहता है, लेकिन इसको हमेशा वेग समझना है, ये वेग है। तो यहाँ होगा वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय है, टाइम। तो यहाँ जो ये जो हो जाता है वेग में परिवर्तन जो होगा, ये किस प्रकार से होगा, यहाँ पे वेग में परिवर्तन जो होगा ये हम देखेंगे VF माइनस VI बाई टाइम, VF माइनस VY बाई टाइम। तो ये VF क्या होता है, VF मतलब वेलोसिटी फाइनल, मतलब अंतिम, और VI वेलोसिटी इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इसको याद रखेंगे। तो VI जहाँ तक VF की बात है तो VF है 60, यानी यहाँ पे जब हम निकाले हैं तो 150/9 मीटर पर सेकेंड्स माइनस 200 मीटर पर सेकेंड्स बाई 5 सेकेंड्स, बाई 5 सेकेंड। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये एक मोटी लाइन 9, और ये हो जाएगा 50 माइनस 200, 50 मीटर पर सेकेंड्स माइनस 200 मीटर पर सेकेंड्स बाई 9, और ये बाई 5 सेकेंड्स। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 50 मीटर पर सेकेंड बाई 9 और बाई
50 मीटर पर सेकेंड बाई 9 बाई 5 सेकेंड्स, बाई 5 सेकेंड्स। अब इसका जब और आगे हम सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो ये 50 मीटर पर सेकेंड्स बाई 9 इंटू 1/5 सेकेंड्स, 1/5 सेकेंड। देखिए साथ यहाँ से 5 से जब 50 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स जब कैंसिल करेंगे इसको तो ये हो जाएंगे आपका 10/9 सेकेंड्स, 10/9 सेकेंड्स जो जाएंगे इसका क्या होंगे 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी हो जाएंगे ये चूँकि हाँ यहाँ पे देखिए माइनस छूट गया था, माइनस लगाना है यहाँ पे आपको, ये भी ये माइनस पे चलेगा और ये माइनस। जब हम त्वरण की बात करेंगे तो ये त्वरण जो होगा आपका -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ साथियों, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पर हमने त्वरण लिखा, त्वरण इज इक्वल टू -10/9 मीटर पर सेकेंड। साथियों अगर इसको हम अवत्वरण के रूप में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पर अवत्वरण लिखेंगे या मंदन लिखेंगे, अवत्वरण या फिर मंदन दोनों एक चीज़ है, अवत्वरण मंदन दोनों सेम है। तो ये जो माइनस जो आपने लिखा है ना, ये माइनस हट जाएगा, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। हाँ साथी, एक चीज़ और है, जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट को अक्सर आप बुक में ये जो लिखा हुआ देखते हैं या दो रूप में मिलता है आपको। जो यूनिट है ये यूनिट दो रूप में मिलता है इसका, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक जो होता है मीटर और ये जो सेकेंड इनवर्स 2 ऐसा। तो आप इससे जो है घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप जो है जब घात और करनी जब पढ़े होंगे मैथ्स में तो इस तरह का होता है कि जब देखिए जब यहाँ पर मीटर वाइज सेकेंड स्क्वायर है और जब इसको ऊपर ले जाना हो तो मीटर ये पावर जो है इसका जो पावर ये माइनस में हो जाता है, तो यही -2 हो जाता है और ये इस रूप में दिखाई पड़ता है आपको। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है, तो रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर आपको एक चीज़ खोजना पड़ेगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन छुपे हुए रूप में दिया हुआ है। अब यहाँ भी त्वरण ज्ञात करना है। अब त्वरण के लिए हमको प्रारंभिक वेग चाहिए और अंतिम वेग चाहिए, समय चाहिए। जहाँ तक इस प्रश्न में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंतिम वेग 40 किलोमीटर का स्पीड कितने में 10 मिनट में वो हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग हम कैसे लाएंगे, कहाँ से खोजेंगे, कहाँ से पता चलेगा ये। साथियों इसी प्रश्न में प्रारंभिक वेग भी छुपा हुआ है और वो आपको जज करना पड़ेगा। दिखता है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है मतलब जब वो चलती है, चलने से पहले वो क्या में रहती है, विराम में रहती है। इसका मतलब वहाँ पर उसका जो प्रारंभिक जो वेग होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड का होगा या 0 किलोमीटर पर आवर का होगा। तो साथियों इस जो ये जो चीज़ है, जो छुपा हुआ जो फैक्ट है, इसको आपको देखना पड़ेगा और जब तक आप इस फैक्ट को नहीं देख पाएंगे तब तक इसका सॉल्यूशन हम सही से नहीं ला पाएंगे। तो साथियों अब हम जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं। हमने इसका जो फैक्ट्स जो था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जब क्वेश्चन नंबर 3 का जब सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक वेग बराबर 0 किलोमीटर पर आवर, अंतिम वेग 40 किलोमीटर पर आवर और समय यानी टी जो दिया हुआ ये दिया हुआ 10 मिनट, 10 मिनट। साथियों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो है पूरा हो चुका है।
हम कहते हैं कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो जब त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण इज इक्वल टू हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वी एफ माइनस वी आई बाई टी। तो वी एफ कितना 40 किलोमीटर। एक बात यहाँ पर और साथियों, चूँकि ये मिनट में है, तो जब ये मिनट में है और ये आवर में है, मैंने इसकी चर्चा हर बार की है कि यूनिट को एक जैसा रखना है। या तो इसको आप घंटे में बदल दीजिए या फिर इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए। तो जब हम मिनट में चेंज करेंगे इसको, तो किलोमीटर पर मिनट ऐसा यूनिट आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए हम जब भी हम इसकी जब चर्चा करेंगे तो हम रियलिस्टिक रखेंगे। किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हम ऐसा चीज़ लिखें जो रियलिस्टिक हो, जो सही हो, जो बार बार उसका यूज़ किया जाए। तो साथियों हम इसको या तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें या फिर इसको हम आवर में चेंज कर लें। तो जैसा कि हम जो समझ रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड में हम इसको चेंज कर लेते हैं। जब ये मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसका जो 0 किलोमीटर है वो 0 किलोमीटर है ही, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसमें कहीं कोई ये नहीं है। और जब 40 किलोमीटर पर आवर को जब हम ये चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 40 इंटू 1000, जैसा कि हम अक्सर करते हैं 1000 बाई 3600 सेकेंड्स, तो ये मीटर बाई ये सेकेंड्स। तो 2020 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। जब इसकी बात करेंगे तो ये 4 टाइम्स ये 10 होंगे और इसको जब 4 से तो 9 होंगे, यानी 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड। तो 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड इसकी जो है स्पीड मीटर पर सेकेंड में आ गई। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम मिनट को चेंज करेंगे, मिनट को भी चेंज कर लेते हैं। तो मिनट को जब चेंज करेंगे तो 10 इंटू 60, दैट मीन्स 600 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हम वी एफ इट मीन्स 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड बाई 0 मीटर पर सेकेंड बाई 600 सेकेंड्स। जब इसकी हम जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आप 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड और ये मोटी लाइन, अगर मोटी लाइन ये है तो 600 सेकेंड्स। तो इसके नीचे भी 1 होगा। और जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 100 बाई 9 इंटू 1 बाई 600 सेकेंड्स। और ये जब ये मीटर पर सेकेंड्स हैं, देखिए यहाँ पर यूनिट को हमेशा साथ लिखेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मीटर बाई सेकेंड्स और इंटू 1 बाई 600 सेकेंड्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए चूँकि यहाँ पे 600 है, 2020 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1 बाई 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसी को अगर लिखेंगे तो 1 बाई 54 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो साथियों यहाँ पर चूँकि वेलोसिटी क्या था, इंक्रीजिंग था, इसलिए त्वरण जो है पॉजिटिव में आया। त्वरण क्या में आया, ये धनात्मक आया। तो त्वरण जो है इसका अंतर दिखना चाहिए, क्योंकि अगर अंतर नहीं दिखेगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि उसकी स्पीड बढ़ती हुई थी या घटती हुई थी। तो यहाँ पर जब त्वरण इज इक्वल टू 1 बाई 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी इनवर्स 2 अगर लिखते हैं, तो चूँकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी। जैसा कि प्रारंभ से जो चली थी 0 और जब अंतिम पहुँची तो 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी। तो यहाँ पर ये साफ पता चल जाता है कि ये जो है वेलोसिटी कैसा है, इंक्रीजिंग है, इसलिए त्वरण है। जब अवत्वरण की चर्चा होती तो फिर यहाँ पे माइनस आता है। तो साथियों अब जहाँ तक सॉल्यूशन की बात हुई, न्यूमेरिकल्स की बात हुई, जहाँ तक हमने जो पढ़ाया अभी तक, जो थ्योरी पढ़ाया उससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बुक से पूरा हो चुके हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स, किसी भी विद्यार्थी को कोई साइड बुक हो, कोई भी साइड बुक हो, अगर उसमें कोई प्रश्न हो जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या कन्फ्यूज़न हो या किसी प्रकार से कोई परेशानी हो, तो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपका जो कमेंट है वो हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमें बताता है कि आपके लिए कैसा वीडियो हम बना करके दे सकें ताकि आपको समझ में पूरी तरह आए।